वेलकम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ राहुल चौधरी। सो बेसिकली फिर से स्वागत है आपका। हम कर रहे हैं जनवरी पहले हफ्ते का करंट अफेयर। टारगेट है हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स 2023। अभी हाल फिलहाल मैंने दिन में भी एक वीडियो डाली थी स्ट्रैटेजी को लेके कि 5 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें बात करते हैं नेशनल अफेयर्स, और मुद्दा जो हम लेंगे बहुत ही गंभीर मुद्दा है, दैट इज बैड लोन्स एंड एनपीए। एनपीए क्या होता है इकोनॉमी के टर्म्स में, बताइए मुझे। एनपीए क्या होता है? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो आपके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बैड लोन्स और एनपीए के बारे में जानेंगे, संदर्भ क्या है वो भी जानेंगे, और इसकी लेयरिंग भी जानेंगे। लेयरिंग का मतलब है कि इससे रिलेटेड कितनी कितनी चीज़ें हैं, और ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है। सवाल पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। सो अच्छे से एक बार कवर अप कर लेते हैं इसमें। इसके बाद फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा बहुत इतना ध्यान रखना है आपको। बैड लोन्स प्रॉब्लम्स, तो कॉन्टेक्स्ट पहले देखते हैं। तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं, कौन है बताइए? मिसेस निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने संसद में ये कहा कि जो बैंक्स हैं उनके पास बैड लोन्स पता है कितना है? 10,09,511 करोड़ का बैंक लोन है। और ये कितने सालों में? पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स का आंकड़ा उन्होंने दिया है। अब ये बैड लोन की प्रॉब्लम हो क्यों रही है? बैड लोन कहते किसे हैं? बेसिक डेफिनेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैड लोन क्या होता है? बैड लोन इज दैट विच हैज नॉट बीन सर्विस्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड। मतलब लोन लिया लेकिन बैंक के पास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लोन कैसे लेते हैं? जैसे ये हूं मैं, ठीक है, और क्या है नाम है उस भाई साहब का? विजय माल्या जी, ठीक है। और यह है बैंक, मान लेते हैं लेट सपोज एसबीआई, ठीक है। विजय माल्या जी गए, पैसा लिया। पैसा लेने के बाद सारा टर्म्स एग्रीमेंट सब साइन हो गया। ओके सर, कितना ले लिया? मान लेते हैं कि विजय माल्या जी ने ले लिया। विजय माल्या जी, हमारे वाले विजय माल्या जी थोड़े छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि 10,000 का लोन ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट कुछ जुड़ गया कि ठीक है सर, आप मतलब हमें इंस्टॉलमेंट में पे करते रहना, और इनका बोल दिया गया कि ठीक है यार, आप जो है ना काम करो, 500-600 रुपए का आपका इंस्टॉलमेंट बन गया, जो आप हमें मंथली मंथली पे करते रहोगे। तो जब ये आना बंद हो जाता है, ये जो 600 रुपया आ रहा है बैंक के पास, इसमें एक तो थोड़ा प्रिंसिपल अमाउंट है और थोड़ा ब्याज है। ये जो ब्याज है ना, यहीं से बैंक इनकम करती है, ठीक है, ये बैंक की कमाई है, ठीक। तो ये जो ब्याज है, अब ये ले लिया इन्होंने पैसे, ये भाई साहब मजे में, हमारे वाले विजय माल्या जी यहीं कहीं जा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या है कि इन्होंने पेमेंट की नहीं। अब जब पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो इसी को कहते हैं सर्विसिंग ऑफ अ लोन। तो बैड लोन क्या होता है? दैट हैज नॉट बीन सर्विस्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड। अब वो सर्टेन पीरियड क्या है, यहां पे ध्यान देना है आपको। सर्टेन पीरियड, निश्चित काल के लिए। तो सर्विसिंग अ लोन इज पेइंग बैक द इंटरेस्ट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर टू बिगिन विद, सो दैट ओवर टाइम यू पे बैक द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट एक्रूड इन द ड्यूरेशन। जो मैंने आपको यहाँ पूरा खेल समझाया, वही पूरा यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आराम से ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें लिखना भी है। मेंस में अगर आ सकता है व्हाट इज बैड लोन, तो आप लिख सकते हैं, इकोनॉमी के हालात पे लिख सकते हैं। फिर सर्टेन पीरियड, हम थे सर्टेन पीरियड पे। सर्टेन पीरियड जो है यहाँ पे कितने दिनों का होता है? 90 दिन। अगर 90 दिन यानी कि 3 महीने अप्रोक्सीमेट, अगर उससे ऊपर चला जाता है, तब वो डिक्लेयर कर दिया जाता है एनपीए कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया भैया, पैसा नहीं चुका रहा हमारा, ठीक है। तो अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन गिवन बाय द बैंक दैट हैज स्टॉप्ड एडिंग इंटरेस्ट टू द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। ये आपको याद रखना है, ऐसे कैसे स्टेटमेंट सिविल सर्विसेज में आ सकता है। When a bank stops receiving payment of principal and interest towards a particular loan for more than 3 months, that loan is treated as an NPA. तब वो घोषित हो जाते हैं NPA। NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इन्हीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो मतलब लोन दे नहीं रहे, बैड लोन हो गया। और इनका पूरा वर्थ कितना मैंने बताया आपको? 10,09,511 करोड़ पिछले 5 सालों में। तो आपके दिल में सवाल आएगा कि मतलब तो बैंक क्या कर रही है फिर? बैंक सो रही है क्या? ठीक है, बैंक सो नहीं रही। तो इसका इंपैक्ट भी जानते हैं बैड लोन्स का। अब बैंक के पास जो ये पैसा आना था, ये बैंक की इनकम थी, बैंक के पास ये इनकम आ नहीं रही। अच्छा, यही इनकम जब आती है तो इसी इनकम को लेकर बैंक जो है डिपॉजिटर, जैसे आप और मैं गए बैंक पे पैसा जमा करने, तो हमें बैंक इंटरेस्ट रेट देता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो वो बोरोवर को दे रहा है इंटरेस्ट रेट, वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो वो हमें देगा, वरना तो फिर बैंक डूब जाएगी ना, बैंकरप्ट हो जाएगा, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इंपैक्ट ऑफ बैड लोन्स क्या है? द बैंक्स अर्न देयर इनकम थ्रू इंटरेस्ट दे रिसीव ऑन द लोन्स गिवन टू द बोरोवर्स। विद दैट इनकम द बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स को जैसे आप और मैंने रखा, तो थोड़ा थोड़ा हमें उस पर इंटरेस्ट देती है।
द बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इनकम एंड इनकम पेड इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बैंक। तो हमें जो दे रही है और उधर जो है उससे जो बीच में बचा वो बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक ऐसे काम करता है। तो कोई भी बैंक अगर जीवित रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, तो वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि हमारे पास मतलब लेनदार आते रहें, हम उन्हें देते रहें, हमें इंटरेस्ट मिलता रहे और फिर हमारे पास डिपॉजिटर भी ज्यादा आते रहें। तो बताओ क्या होगा, एक आया डिपॉजिटर और एक आया क्रेडिटर, ठीक है, बोरोवर, सॉरी, एक आया बोरोवर, एक आया बोरोवर। किसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जल्दी बताओ मुझे, बोरोवर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है डिपॉजिटर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बैंक में पैसा जमा कौन करा रहा है, डिपॉजिटर। वही पैसा लेके बोरोवर को पैसा देते हैं और उस पर अपना इंटरेस्ट इनकम बनाते हैं। इसी में से थोड़ा पार्ट हमें इंटरेस्ट का दे देते हैं वो, कि हम आपको इतना इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है डिपॉजिटर की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, वहीं से बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करता है। दिस इज द रीजन द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज ऑलवेज मोर देन द इंटरेस्ट गिवन टू द डिपॉजिटर। ऑब्वियस सी बात है बोरोवर को जो इंटरेस्ट लगाएगा वो ज्यादा होगा और हमें जो इंटरेस्ट पे देगा वो बहुत कम होगा। बैड लोन्स आर अ प्रॉब्लम, और इसी के कारण बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है। आप यहाँ देख सकते हैं बैंक्स के ऊपर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का बोझ ही है। अब ये बेचारे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए कुछ समाधान सरकार ने सुझाया। लेकिन उससे पहले देखते हैं 5 साल का रिकॉर्ड क्या रहा। रिकॉर्ड ये रहा कि लोन्स जो इस तरीके के आते रहे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के तरफ से पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में, वो कितने के हो गए, 10.1 लाख करोड़ के, जिसमें से रिकवर कितने कर लिए गए, 1.32 लाख करोड़। परसेंटेज पे अगर देखूं तो 13% के आसपास बनता है, मतलब इतने का लाख करोड़, इतने का टोटल निकला बैड लोन्स। रिकवर कितने कर लिए बैंकों ने, 1.23 लाख करोड़। परसेंटेज में देखोगे तो कितना आएगा भैया, 13% आएगा। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इफ एन एनपीए इज फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन पर्टिकुलर ईयर, इवन द फास्टेस्ट ऑफ द लीगल प्रोसेसेस में नॉट रिजॉल्व और फुल रिपेमेंट। मतलब कि ये कि बैंक जो अपनी दलीलें देती है कि देखो हमारे पास तो एक एनपीए बन गया, जैसे हमारे छोटे विजय माल्या जी, वो एनपीए बन गए। अब क्या हो गया, कोर्ट कचहरी का लीगल प्रोसेस के चक्कर में ही 1 साल लग जाता है, तो रीपेमेंट मतलब जो हमें उसे रिकवर करना है उसमें बहुत टाइम लग जा रहा है। तो हम करें तो करें क्या। तो इसके बाद हमारी वित्त मंत्री जी आई, बहुत काम करती हैं ये। उन्होंने सुझाया बजट 2021-22 में कि हम बनाने जा रहे हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी क्या करेगी, बजट 2021-22 में अनाउंस किया था। ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी ये करेगी कि जो स्ट्रेस लोन अमाउंट है 2 लाख करोड़ रुपए तक के, उनको कुछ फेजेस में रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो टारगेट अमाउंट कितना ले लिया इन्होंने, 2 लाख करोड़ तक का। एक बार में करेगी क्या, नहीं, फेजेस में करेगी। इसको रिजॉल्व करेगी, स्ट्रेस लोन्स को करेगी, एनपीएस को करेगी। एनआरसीएल को फिर जो है लीगल एंटिटी में यानी कि लीगल नेट में लाने के लिए क्या करना पड़ा, कंपनीज एक्ट के तहत लाया गया, फिर इसे आरबीआई के जरिए लाइसेंस दिया गया और इसे फिर एज अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत बोला गया। देखो एनएआरसीएल में ही एआरसीएल है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि बैंकों ने एनएआरसीएल जो है सेटअप किया और फिर सारे जो स्ट्रेस एसेट्स थे इनको दे दिया कि आप रिजॉल्व करो, रिजोल्यूशन बनाओ, रिजोल्यूशन बनाओ, रिजोल्यूशन बनाओ, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि जब रिजोल्यूशन बनाएंगे तो कोर्ट में जाएगा, किस तरीके का कोर्ट होता है वो सवाल में मतलब पेपर में आ सकता है। तो बताओ कमेंट में किस तरीके का कोर्ट एनएआरसीएल जो रेजोल्यूशंस लेके जाएगी वो कहाँ पे सुनवाई होगी, ठीक है। पीएसबी को बोला गया कि एनएआरसीएल में आपकी कितनी मतलब वो रहेगी ऑनरशिप 51% की। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बैंक फटाफट यानी जो एनएआरसीएल है फटाफट क्या करेगा, क्विक रिजॉल्विंग मतलब क्विक एक्शन लेगा रिजोल्यूशन को करने का, मतलब जो रिजॉल्विंग स्ट्रेस्ड है उन पे बहुत ज़्यादा तरीके से इस पे एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ दिस अप्रोच विल आल्सो परमिट फ्रीइंग अप ऑफ द पर्सनल इन द बैंक्स टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग बिजनेस एंड द क्रेडिट ग्रोथ। अब एनएआरसीएल को इस पूरी चीज में मदद कौन करेगा, तो मदद करेगा इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड आईडीआरसीएल, जो एक तरीके से इनका प्रिंसिपल एजेंट बेसिस के तौर पर भी काम करेगा। तो एनआरसीएल की तो ये कहानी हो गई। अब एनएआरसीएल और एआरसी में क्या फर्क है सर, ये फर्क भी आ सकता है, तो समझ लेते हैं। एनएआरसीएल में क्या है कि ये एक तरीके का पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर जो है वो शो करता है। क्यों, क्योंकि सरकार ही इसको लेके आई, इस आइडिया को सरकार ही बजट 2021-22 में लेके आई और इसमें बोला गया कि मेजॉरिटी ओनरशिप किसकी चली गई, 51% पीएसबीज की, मतलब स्टेट ऑन्ड बैंक्स के पास चला गया। जबकि एआरसी क्या करता है, एआरसी सीक अ स्टीप डिस्काउंट ऑन लोन्स व्हाइल विद द एनएसईआर,
जब इसको और इसको आप मर्ज कर देते हो तो काफ़ी डिस्काउंट मतलब मिलता है लोन्स पर। क्यों? क्योंकि आइडिया कौन लेके आया? सरकार लेके आई। तो सरकार चाहेगी कि थोड़ा मतलब रियायत मिले। इतना ज़्यादा मतलब सरकार ही सॉल्यूशन दे रही है और फिर सरकार ही उस पर अगर अपना पंजा कस ले तो फिर काम कैसे बनेगा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बाइज द एनपीएज फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो दैट दे कैन क्लियर अप देयर बैलेंस शीट। मतलब कि ये कि एआरसी का काम क्या है? बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एनएपीएस को लेना और उसको उनके बैलेंस शीट को क्लीन अप करना। तो एआरसी हो गई आपकी एक तरीके की एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये सारे के सारे आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत रजिस्टर्ड हैं और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपके लिए आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से निकाल के लेके आया हूं कि कितने एनपीएस और किस सेक्टर में कितने कितने हैं। अगर कृषि की बात करें तो 9.8% है, इंडस्ट्री में 11.3% है, सर्विसेज में 7.5% है और पर्सनल लोन्स में 2.1% है। तो ये आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि बैड लोन्स की प्रॉब्लम किस तरीके से चल रही है। अभी भी सरकारें, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम पे ही अराइज हुआ है, बहुत पहले से थी, चली आ रही है और सरकारें इस पे काम कर रही है। लेकिन ये जो है एक सर का दर्द बन चुकी है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब किसे दोष देंगे किसे नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।